आज हम बात करने वाले हैं जॉन ड्राइडन की एक ऐसी जबरदस्त राजनीतिक कविता की जिसने 17वीं सदी के इंग्लैंड में एक सियासी भूचाल हिला दिया था। चलिए इस कहानी को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक देश है जो टूटने की कगार पर है। सत्ता के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह पनप रहा है। अब इसे कैसे रोका जाए? सेना भेजकर या फिर कोई नया कानून बनाकर? 17वीं सदी के इंग्लैंड में इसका जवाब था एक कविता लिखकर। जी हां, ये सुनने में अजीब लगे, पर जब राजशाही खतरे में थी तो सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि एक कवि की कलम बनी। तो फिर चलिए इस साहित्यिक हथियार की बनावट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, एब्सलम और अकिटोफेल सिर्फ कोई कविता नहीं थी। ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया प्रोपेगेंडा था। इसका एक ही मकसद था, राजा के दुश्मनों को जनता की नजरों में गिराना, उन्हें जलील करना। अब सवाल ये है कि ड्राइडन ने आखिर ये किया कैसे? बड़ा ही शानदार तरीका अपनाया उन्होंने बाइबल की एक जानी पहचानी कहानी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उसी के पीछे से वो अपने असली दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने राजा डेविड और उनके बागी बेटे एब्सलम की कहानी को उस वक्त के इंग्लैंड पे एकदम फिट कर दिया। तो ये कविता एक तरह से एक पहेली जैसी है और अब वक्त है इसकी चाबी खोजने का। आइए देखते हैं कि बाइबल के इन किरदारों के पीछे कौन से असली लोग छिपे हुए थे। और ये रही वो चाबी। कविता में जो राजा डेविड हैं वो असल में थे किंग चार्ल्स द्वितीय। उनका खूबसूरत लेकिन गुमराह बेटा एब्सलम वो था ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ। और सबसे खतरनाक किरदार, शातिर सलाहकार अकिटोफेल, वो था अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी। इस पूरे विद्रोह का असली मास्टरमाइंड। यहां तक कि बेचैन अंग्रेजी जनता को भी अस्थिर यहूदियों के तौर पर दिखाया गया है। विद्रोह के इन दो किरदारों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है एब्सलम, जो बहुत करिश्माई है, लोगों में बेहद लोकप्रिय है, पर थोड़ा नादान है। और दूसरी तरफ है अकिटोफेल, एक चालाक मैनिपुलेटर, जो एब्सलम की लोकप्रियता को अपनी सियासी चालों के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब ये कहानी है एक गुमराह हीरो और एक शातिर विलेन की। लेकिन ड्राइडन सिर्फ बड़े नेताओं पर ही नहीं रुके। उनकी कलम की धार इतनी तेज थी कि उन्होंने अपने छोटे मोटे दुश्मनों के भी ऐसे चित्र खींचे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है जिमरी का किरदार। इन लाइनों के साथ ड्राइडन ड्यूक ऑफ बकिंघम यानी जिमरी का परिचय कराते हैं। अब सुनने में तो ये लाइनें तारीफ लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है जो ये कहता है कि इस आदमी का कोई एक निश्चित व्यक्तित्व ही नहीं है। और फिर तो ड्राइडन एक के बाद एक व्यंग्य के बाण चलाते हैं। वो कहते हैं कि जिमरी अपनी राय पर अड़ा रहता था, पर होता हमेशा गलत था। वो हर काम बड़े जोश से शुरू तो करता, पर कभी खत्म नहीं करता था। वो एक ही वक्त में केमिस्ट, संगीतकार, नेता और मस्खरा सब कुछ बनना चाहता था, पर था कुछ भी नहीं। एक तरह से ये शब्दों से की गई चरित्र हत्या का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए अब कविता से निकलकर उस असली राजनैतिक ड्रामे पर आते हैं जिसने इसे जन्म दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त इंग्लैंड में दांव पर आखिर लगा क्या था। इस संकट का नाम था एबवर्जन संकट। मामला सीधा सा था। इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट देश था, लेकिन राजा चार्ल्स द्वितीय के बाद उनके भाई जेम्स के राजा बनने की बारी थी, जो कि एक कैथोलिक थे। अब विग पार्टी, जिसका नेता था अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी यानी हमारा अकिटोफेल, किसी भी कीमत पर एक कैथोलिक राजा को सिंहासन पर नहीं देखना चाहती थी। उनकी पसंद था राजा का नाजायज लेकिन प्रोटेस्टेंट बेटा ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ यानी एब्सलम। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1679 से 1681 के बीच देश लगभग गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। जब संसद में विग पार्टी की दाल नहीं गली तो उन्होंने सड़कों पर जनता को भड़काना शुरू कर दिया। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर 1681 में ड्राइडन ने अपनी कविता का बम फोड़ा। तो अब बात करते हैं उस मास्टरमाइंड की जिसके दिमाग की उपज थी ये पूरी कविता, जॉन ड्राइडन। ड्राइडन को एक मामूली शायर नहीं थे। वो इंग्लैंड के पहले ऑफिशियल पोएट लॉरेट यानी राजकवि थे। वो शाही इतिहासकार थे और उन्हें अंग्रेजी आलोचना का पिता भी कहा जाता था। मतलब जब ड्राइडन कुछ लिखते थे तो पूरा देश बहुत ध्यान से सुनता था। वो एस्टैब्लिशमेंट की आवाज थे। और उनका हथियार था हीरोइक कपलेट। इसका मतलब है तुकबंदी वाली दो दो लाइनें। ड्राइडन ने इस स्टाइल में महारत हासिल कर ली थी। ये किसी भी तर्क को बहुत सीधे, शक्तिशाली और व्यंग्यात्मक तरीके से पेश करने के लिए एकदम परफेक्ट थीं। समझिए कि हर दो लाइनें अपने आप में एक छोटा धारदार पंच होती थीं। तो सवाल ये उठता है कि सैकड़ों साल बाद भी हम इस कविता की चर्चा आखिर क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि इसके जो विषय हैं, इसकी जो भाषा है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कविता सिर्फ 17वीं सदी के इंग्लैंड की कहानी नहीं है। ये पूछती है, कानून का राज बड़ा है या जनता का विद्रोह। ये दिखाती है कि कैसे नेता बयानबाजी और डर का इस्तेमाल करके भीड़ को मैनिपुलेट करते हैं। ये महत्वाकांक्षा की साइकोलॉजी को खोलकर रखती है और करिश्मे और सही फैसले के बीच की लड़ाई को सामने लाती है। कविता की सबसे मशहूर लाइनों में से एक ये है जो अकिटोफेल के बारे में है। ये लाइन कहती है कि महान दिमाग अक्सर पागलपन के बहुत करीब होते हैं। जब एक असाधारण दिमाग पर महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तो वो खतरनाक रूप से अस्थिर हो सकता है। और ये एक और दमदार लाइन है जो किंग चार्ल्स के लिए एक चेतावनी की तरह है। इसका मतलब है कि जो सत्ता धैर्यवान और शांत दिखती है उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब उसे उकसाया जाता है तो उसका गुस्सा विनाशकारी हो सकता है। ये संयम में छिपी हुई ताकत की याद दिलाती है। तो आखिर में इसका असर क्या हुआ? ये कविता जबरदस्त हिट हुई। इसने न सिर्फ राजशाही का बचाव किया और जनमत को राजा के पक्ष में मोड़ा, बल्कि इसने राजनीतिक व्यंग्य के लिए एक नया स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया। ड्राइडन ने यह साबित कर दिया कि कला एक बेहद शक्तिशाली राजनीतिक हथियार हो सकती है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं, इसी एक सवाल के साथ कि आखिर वो कौन से हालात होते हैं जब एक कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है।